आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो देखो, आज से ना हम लोग एकदम नया कोर्स शुरू करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। अब चाहे जो बीएससी पार्ट सेकंड में हो या पार्ट थर्ड में हो, ये दोनों के काम का है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्ट सेकंड के लिए अलग से बनाऊँ और थर्ड के लिए अलग से बनाऊँ। ठीक है, तो बेसिक से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे जितना हमारे ज़रूरत है। तो देखो, ये जर्नली इसको है किसका, देखो बीएससी सेकंड ईयर वाले भी देखें, थर्ड ईयर वाली भी देखें। अब फर्स्ट ईयर वाला चाहे तो देख सकता है अगर उसको जैम की तैयारी करनी है। ठीक है, और मैं इसमें आईआईटी जैम के भी क्वेश्चन करवाऊंगी और पूरा कोर्स भी होगा, मतलब तुम्हें कहीं बाहर से नहीं जाना पड़ेगा। इसी में तीनों काम हो जाएगा कि हमको सेकंड ईयर की भी बीएससी मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड ईयर में बहुत कम सिलेबस है क्वांटम का, सिर्फ क्वांटम कंसेप्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे तुम लोगों को स्टॉप करना होगा मैं वहाँ पे कह दूंगी कि अब इसके आगे तुम लोगों को काम का नहीं है, अपने मन पे है, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो नहीं देखो। फिलहाल अभी तो ये चलने ही वाला है 10-15 लेक्चर तक, सेकंड ईयर वालों को भी देखना ही है और थर्ड ईयर वाले पूरा देखेंगे जहाँ तक क्लास जाएगा, और जैम वालों को भी पूरा देखना है, चाहे वो सेकंड ईयर में हो चाहे थर्ड ईयर में हो। अगर तैयारी कर रहा है तो उसको लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही आना है। ठीक है, अभी थोड़ा अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, देखो जो ये थर्ड ईयर में बात करते हैं तो ये हमारा आता है मॉडर्न फिजिक्स में, सॉरी सेकंड ईयर में। थोड़ा मैं सिलेबस पे चर्चा कर देती हूँ सेकंड ईयर वालों के लिए। तो देखो, एक पेपर जो तुम लोगों का पहला पेपर होता है वो ऑप्टिक्स होता है, पेपर 1 ऑप्टिक्स है। ठीक है, उसमें थोड़े से आपको कार्डिनल पॉइंट्स वगैरह देखने होते हैं, फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, उनको पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस पढ़ना होता है। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर की अगर बात करते हैं तो वो है ऑसिलेशंस, वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी। इसी में क्या कहते हैं, एक और टॉपिक है वो इसी में है कि नहीं, फोरियर सीरीज, हाँ। तो देखो, ऑसिलेशन का जो है मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर बना रखा है, एसएचएम करके होगा, उसको देख लेना। इस पे कोई नया लेक्चर नहीं बनाने वाली हूँ। बट हाँ, जो फोरियर सीरीज है वो मैंने पहले बनाया था, उतना कुछ खास नहीं है, इसको मैं अभी दोबारा से करूँगी। ठीक है, ये मात्र 5-6 लेक्चर का है, उसके बाद प्रैक्टिस तो आप ही नहीं करनी है इसको, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए जो 12th क्लास की सफिशियंट है। तो फोरियर सीरीज भी देखो, या तो पैरेलल में चलाते हैं चाहे जब चलाऊं, इसलिए इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ऑसिलेशन मान के चलो तुम्हारा है कंप्लीटेड, जितना है उतना सफिशियंट है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यू भी हैं अनसॉल्व के। ठीक है, और फोरियर सीरीज में करवा दूंगी, एकदम ऐसे करवाऊंगी कि ये जैम के लिए भी काम आ जाए, क्योंकि आईआईटी जैम में एक पेपर आता है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो उसमें फोरियर सीरीज भी आती है, तो उसके लेवल का करवा देंगे तो ये भी काम का हो जाएगा। अभी इसके बाद आगे चलते हैं, तो थर्ड पेपर जो है वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, बट फिलहाल के लिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कह देते हैं। तो पेपर थर्ड है वो है मॉडर्न फिजिक्स। और देखो, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, दिस इज स्कोरिंग पार्ट, चाहे जैसा एग्जाम हो, इवन इन बीएससी, चाहे बीएससी में हो जाए एग्जाम्स में, चाहे आईआईटी जैम के हो जाए, या चाहे एमएससी के एंट्रेंस हो जाए, आपका ये पोर्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं इसके। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, एटॉमिक फिजिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं से इतना भी जान लो, जो एयू का एंट्रेंस होता है सबसे ज़्यादा पोर्शन यहीं से उठाता है, एक तो मॉडर्न से उठाता है और दूसरा ऑप्टिक्स से उठाता है, क्योंकि ये दोनों केन्यू सर के फेवरेट हैं, प्रोफेसर केन्यू सर, दोनों पेपर वही पढ़ाते हैं। सेकंड ईयर में ये मॉडर्न फिजिक्स केन्यू सर ही पढ़ाते हैं, और थर्ड ईयर में ऑप्टिक्स केन्यू सर पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर में तो एक ही राय से पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर के नोट्स रखे रहो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी एक होता है कि प्रोफेसर के नोट्स लिखो तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित होता है, उनको लगता है कि क्लास ले रहे हैं। और अगर कॉलेज में किसी की क्लास लेनी है नहीं लेनी, केन्यू सर की जरूर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल में फिर रूल आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारा एटॉमिक फिजिक्स आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मैं ट्राई करूंगी इसको भी करवा दूं, बट कोई प्रॉमिस नहीं है। हाँ, क्वांटम पूरा करवाऊंगी।
फिर इसके बाद मैग्नेटिक बाद ये अभी क्वांटम कंसेप्ट, जिसको पूरा नहीं पढ़ना है, जितना मैं बताऊंगी उतना आप लोगों को पढ़ना है। उसके आगे थर्ड ईयर वाले तो पूरा ही पढ़ेंगे। क्वांटम हो गया, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ही पार्टिकल फिजिक्स भी आ जाएगी। ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमको तो 2-3 एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ा के उल्लू बना देते कि भाई बस इतने ही है, इन्हीं से पूरी दुनिया बनी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हायर स्टडीज में पार्टिकल फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये इतने 4 आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है उसके लिए, एयू एंट्रेंस के लिए। ठीक है, इस पे तो मैं बाद में एक लेक्चर जरूर बनाऊंगी जब एंट्रेंस होने वाला होगा। पिछले जो मेरे टाइम पे क्वेश्चन आए थे उन पे करवा दूंगी, और सिर्फ पिछले बार वाले क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास 2021 और 2022 2 ईयर के ही हैं क्वेश्चन के कलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वाले तो आप ही ने जमा करने हैं और हम लोगों को देने हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा अभी। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड ईयर वालों के लिए इतना, जिसमें तुम लोगों को थोड़ी मेहनत ईएमटी में करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नया नया कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें मैक्सवेल वाला पार्ट इजी है थोड़ा। ठीक है, और अभी अगर मैं थोड़ा थर्ड ईयर वालों के लिए सिलेबस डिस्कस करूं, थर्ड ईयर वालों के लिए तो देखो इनका एक पेपर होता है क्वांट, देखो अभी ऑर्डर मुझे नहीं पता पेपर 1-2 कौन सा है, बस अनसॉल्व भी नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक पूरा पेपर है अपना खुद का, जैसे उसमें मॉडर्न के अंदर उसको डाल रखे थे ना, पर इसमें अपना एक खुद का है। अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है। इसमें एकदम बेसिक से पढ़ना है हम लोग यहाँ पे। जैसे अभी इसमें लास्ट टॉपिक होगा सेकेंड ईयर वालों का, एप्लीकेशंस ऑफ वेव फंक्शंस। उसके बाद आगे और भी चलते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, वो सब हम लोगों को बेसिकली थर्ड ईयर में पढ़ना है। ठीक है, एक पेपर क्वांटम का होता है और एक पेपर तुम लोगों का होता है सॉलिड स्टेट। ये शायद वैसे लास्ट पेपर होता है सॉलिड स्टेट वाला, क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट होता है, ये शायद थर्ड पेपर है आई थिंक। ठीक है, सॉलिड स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं स्टैटिस्टिकल, एक साथ दो दो पेपर है। अब देखो एक में कंबाइन कर दिए हैं थोड़ा छोटा लगने के लिए, पर है तो दो बड़े बड़े। ठीक है, स्टैटिस्टिकल थोड़ा कम है अपने सिलेबस में, मतलब हम लोगों को थोड़ा कम इसलिए लगा था क्योंकि हमारे में से रिड्यूस कर दिया गया था, पर तुम लोगों के लिए थोड़ा बड़ा ही होगा। क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया और स्टैटिस्टिकल, दोनों साथ में ये पेपर। एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें डिजिटल भी है और बेसिक भी है दोनों। ठीक है, एक पेपर और कोई बच रहा है, क्वांटम हो गया, सॉलिड हो गया, स्टैटिस्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्योंकि थर्ड ईयर में 4 पेपर होते हैं ना, मैथ के भी 4 होते हैं, फिजिक्स के भी 4 होते हैं, बस हम केमिस्ट्री के वही 3 ही रहते हैं, उनमें कोई कुछ नहीं पड़ता है। अब देखो एक पेपर और बचा, कोई एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा बचा, देख लेना अनसॉल्व में, उसमें लिखा रहता है सिलेबस। कितने हो गए? अभी अगर मैं बुक बताऊं क्वांटम के लिए, और हाँ थर्ड ईयर में ना मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर करवा रखा है। ठीक है, जिसमें डिजिटल पूरी है, बेसिक शुरू करना है, जिसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक जहाँ तक आरटीएल से शुरू करें, आरटीएल डीटीएल टीटीएल वगैरह, इसलिए इसको देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट बाकी किसी भी कुछ नहीं बनवाया है मैंने, बस इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया था थोड़ा बहुत जो भी किया था। अब अगर बुक की बात करते हैं, बुक्स में आप ले सकते हैं जेटली, मैं यही प्रेफर करूंगी जेटली, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल से सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बच्चा पूरे फिजिक्स में डरता किससे? न्यूमेरिकल से, और अगर न्यूमेरिकल करने आ गए तो समझो आधी फिजिक्स समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है जिसको मैथ आती है फिजिक्स कर ले, पर हाँ फिजिक्स वाला बंदा मैथ कर लेता है। तो जेटली की बुक लेना इसलिए, और हाँ वही लेना जिसको आगे अपना करियर या फिर आगे उसको फिजिक्स में जाना है, बेमतलब में लेने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं यहाँ अटैच कर दूंगी, बाकी मैंने चैनल पे अपलोड किए नहीं तो कर दूंगी। तो इसलिए जिसको आगे जाना है, थर्ड ईयर में फिजिक्स लेनी है, आगे काम करना है सब कुछ, वो इसकी पीडीएफ वो बुक ले ले।
ज़्यादा महंगी नहीं आती, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, उसकी बुक ले लो। बट लेकिन जिसको क्या कहते हैं, बस ऐसी कुछ समय के लिए पढ़ना है, जान छुटाना है, वो बंदा पीडीएफ ले ले उसकी। ठीक है, और बुक बताएं तो ग्रिफिथ की होती है, ये भी ले सकते हो, चाहे जो ले लो, पर मैंने जेटली खरीदी है अपनी। इन दोनों से कोई भी बुक ले सकते हो। और अभी जैसे अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं, तो देखो, मैं मानती हूँ कि कभी कभी लेक्चर्स प्रॉपर नहीं आ पाते, क्योंकि कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, ठीक, काम रहते हैं, अभी खुद का भी पढ़ना होता है। एमएससी में फिलहाल अभी हम लोग भी इनरोल करवा रहे हैं, ये सब करना होता है। उसके अलावा फिर अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी, जैसे कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, 1 घंटे की भी बनती है अप्रॉक्स, 1 घंटा, मतलब 30 घंटे से 45 मिनट तो उसका रन टाइम रहता ही है। तो ये चली जाती है 2 GB की, फिर मुझे उसे कंप्रेस करने में टाइम लगता है, कंप्रेस के बाद उसको अपलोड में टाइम लगता है। ठीक है, और जब कोई देखता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर मन भी नहीं करता बनाने का। तो इसीलिए बता रही हूँ कि थोड़ा ना डिले हो जाता है बनाने में। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं क्वांटम के सारे लेक्चर बनाऊं। उसके अलावा मैं किसी चीज़ की प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास भी टाइम होना चाहिए। और इतना बड़ा जब ये भी नहीं है कि ना कि डायरेक्ट रिकॉर्ड करने के बाद मैं सीधे अपलोड कर दूँ, उसको फिर कंप्रेस भी करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आवाज़ भी चली जाती है, आवाज़ ही नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत सारे फिर बन नहीं पाते। इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, और शायद रेगुलर भी ना अपलोड करूँ, शायद एक दिन गैप करके करूँ, या कभी कभी लगातार भी कर दूंगी। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, कभी सुबह तो कभी शाम। ठीक है, उतना आप मैनेज कर लेना। और हाँ, कभी कभी ना ऐसा भी होता है, मतलब मैं बोलती कुछ हूँ ना, और गलती से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कुछ गलत लिख देते हैं, तो उतना मैनेज कर लेना। क्योंकि जब मैंने अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले शुरू किया था, इलेक्ट्रॉनिक से बनाए थे, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, देखो उसमें बहुत जगह पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, पर लेकिन कंसेप्ट सही बताया है, और कैसे करना है वो सही बताया, बट लेकिन गलती से गलत लिख दिया है। उतना तो मैनेज कर लेना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मैं उसको पूरा डिलीट तो नहीं कर सकती, या फिर कभी बाद में जब बनाऊंगी अच्छे से, तो शायद सब कुछ ध्यान करके बनाऊं, है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें, तभी मैं ढंग से बना पाऊंगी लेक्चर्स वगैरह। इसमें थोड़ा बेसिक हो गया, ठीक। अभी देखो, जो एक बहुत अच्छी बात है कि जैम वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, आईआईटी जैम वालों के लिए, कि जितना भी थर्ड ईयर का सिलेबस है ना, पूरा इम्पोर्टेंट है। मतलब चाहे आईआईटी जैम हो और एमएससी एंट्रेंस भी हो, इतना कोई टफ नहीं आता, एंट्रेंस बहुत इजी आता है, ठीक है, आप इसलिए स्कोर कर सकते हो, मन लगना चाहिए बशर्ते। तो उसमें ना क्वांटम भी है, सॉलिड स्टेट भी है, स्टैटिस्टिकल भी, स्टैटिस्टिकल और थर्मल साथ में आ जाता है, ठीक है। थर्मल, इसलिए फर्स्ट ईयर की थर्मल इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट ना बस थर्मल है, सच बताती हूँ, और बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम वो सब दोबारा पढ़ लेते हो। और थर्ड ईयर में क्वांटम भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ज़्यादातर आधा डिजिटल ही मैक्सिमम आता है, कुछ नहीं आता, ठीक। ये इतना हो गया इम्पोर्टेंट। और हाँ, चलो इधर ही डिस्कस हुआ तो थोड़ा बुक इनके लिए बता देती हूँ। देखो, सॉलिड स्टेट के लिए बुक प्रीफर करो एसओपीएलआई, अपने कॉलेज में चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक बता रही हूँ, सही में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं। एक तो देखो, तुम्हारी टॉप एंड सीलिंग हो गई, ठीक है, और एक और इसका क्या नाम है, मिलमैन की, मिलमैन एंड हल्कियास, मिलमैन एंड हल्कियास, स्पेलिंग देख लेना, गलत भी हो सकती है, ठीक है। मिलमैन की तो बहुत इजीली पीडीएफ मिल जाती है, टॉप एंड सीलिंग की पीडीएफ थोड़ी मुश्किल होती है, बट हाँ मेरे पास है, मैं उसको भी डाल दूंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, और देखो बुक, और ये ना तुमको कभी समझ में नहीं आएगी, दोनों ही समझ में नहीं आने वाली, जब तक कोई पढ़ाए ना। एक बार किसी ने पढ़ा दिया, उसके बाद खुद से पढ़ लोगे, ठीक है। और क्वांटम के लिए बुक जेटली बताई मैंने, इसके लिए हाँ, अगर स्टैटिस्टिकल की बुक लेनी है, तो जो अपनी यूनिवर्सिटी में चलती है वो पथारिया, पथारिया, ठीक है, बुक है ये स्टैटिस्टिकल की बुक चलती है। हाँ, एक पेपर जो छूट गया था, मुझे नाम भी याद आ गया, के सर से, ये है ऑप्टिक्स का पेपर, 4th पेपर जो है वो ऑप्टिक्स है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ेंगे,
इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स और साथ में एक पेपर और है एंड ईएमटी भी, हाँ इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। और मान के चलो थर्ड ईयर की ईएमटी ज़्यादा अच्छी है, मतलब पूरा सिलेबस थर्ड ईयर का ना बहुत अच्छा है सेकंड ईयर से। तो सेकंड ईयर में जैसे लगता है छोटा थोड़ा पढ़ा के थोड़ा घिच पिच जैसा लगता है, पर थर्ड ईयर का काफ़ी अच्छा है, पूरा कंसेप्ट अच्छा है इसका, है ना। और बाकी ऐसा तो है नहीं कि सब यहीं पे रुक जाएंगे, आगे का क्वांटम हमें एमएससी में पढ़ना है, आगे का सॉलिड भी हमें एमएससी में पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल भी सब आगे पढ़ना ही पढ़ना है। और प्रोफेसर के नोट्स जरूर रख लेना, क्योंकि इस बार क्या हुआ था जब हम लोगों का पेपर आया था तो सारे के सारे ना केएनयू सर के नोट्स से आए थे उसमें। तो अच्छा था हम लोग के पास था, पता नहीं एफिलेटेड वालों ने कैसे किया होगा, खैर हम लोगों ने तो नोट्स थे तो देख लिया। ठीक है, अब चलो थोड़ा शुरुआत कर देते हैं। देखो ये जो भाई साहब है इनका नाम है श्रोडिंगर, ऊपर से दो बिंदी है, और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने ही रची हुई है। ठीक है, दो बंदे हैं, ये श्रोडिंगर है, इन्होंने पूरी वेव मैकेनिक्स की है, ठीक है। और दूसरे हमारे हाइजेनबर्ग जी हैं जिन्होंने पूरी मैट्रिक्स मैकेनिक्स की है। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो दो हिस्सों में पूरा बटा हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स देखो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो है तुम्हारा एक, हाँ पहले तो ये ओल्ड है, एक तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है और दूसरी न्यू क्वांटम मैकेनिक्स है। बेसिकली जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है यही है हमारे सेकंड ईयर में, 50% सिलेबस ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का है, ठीक है। और न्यू तो अभी हम देखेंगे ही। अब न्यू में क्या है ना, दो चीज चल रही है, एक जगह पे हाइजेनबर्ग सर अपना अलग चल रहे हैं और एक जगह पे इरविन श्रोडिंगर, भी जिनकी हमने फोटो दिखाई, इनका अलग चल रहा है अपना, ठीक है। दोनों काम एक ही चीज पर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों क्वांटम मैकेनिक्स पे ही काम कर रहे हैं, बस थोड़ी बुद्धि सी अलग लगा रखी है। ये कुछ आए थे 1927 तक और ये कुछ आए थे 1955 तक, ठीक है। इधर इन्होंने जो रची थी वो थी इनकी मैट्रिक्स मैकेनिक्स, मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और यहाँ पे था हमारा वेव मैकेनिक्स, ठीक है। ज़्यादा इजी क्या पड़ता है अगर दोनों को टैली करें, ये थोड़ी सी इजी पड़ती है कैलकुलेशन इसमें, और इसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें हम लोग मैट्रिक्स से कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स, और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन में थोड़ा मत्था पीछी है तो अच्छा कम लगेगा, और मैट्रिक्स में थोड़ा बस हाथ को घुमा घुमा के ऐसे करके भाई इससे से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर ही आ गया, इसलिए थोड़ी सी इजी होती है, ठीक है। अब ओल्ड में क्या आता है, जैसे ओल्ड में तुम लोगों का जितना भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है, क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक देखा है, प्लैंक्स थ्योरी देखी है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक, ये सारे जितने हैं, ये कॉम्पटन इफेक्ट अभी इसमें पढ़ना है हमें, ये सब कुछ हमारे ओल्ड क्वांटम में आते हैं, ठीक है। और आगे की जितनी है वो न्यू क्वांटम में आती है। और भी बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम आएंगे, देखो दो तो हमने सुन लिए भाई, एक हाइजेनबर्ग जी हैं और दूसरे एरविन श्रोडिंगर हैं। और बात करें तो एक साइंटिस्ट आते हैं पीएम डराक, नाम सुनेंगे इनका, इसी में सुनेंगे मैट्रिक्स में सुनेंगे, डिराक नोटेशन ऐसे ऐसे एक होता है, ठीक है, डिराक नोटेशन, ठीक है। मैक्स बॉन्ड इनका भी नाम आता है क्योंकि इन्होंने ही वो साई स्टार प्रोबेबिलिटी वाला बताया था, ठीक है। पॉलीज का भी नाम आएगा क्योंकि हम लोग स्पिन मैट्रिसेस की बात करेंगे जिनको हम लोग पॉली मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे इन लोगों के नाम आते जाएंगे, हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। कॉम्पटन सर हो गए जिन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट दिया। तो अभी अगर थोड़ा सा बताएं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, इतना ध्यान रख लो। अब कोई भी चीज़ आती क्यों, जब कोई पुरानी चीज़ फेल होती है, जाहिर सी बात है क्लासिकल में कुछ दिक्कतें होंगी तभी क्वांटम आई होगी, ऐसा तो है नहीं कि उड़ के आ जाएगी क्वांटम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ लिमिटेशंस थी जिनको कवर करने के लिए या जिनको थोड़ा बेहतर बनाएंगे, ऐसा नहीं था कि क्लासिकल मैकेनिक्स गलत थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी तो उसको अपग्रेड हमने किया क्वांटम मैकेनिक्स से। क्लासिकल जनरली थोड़े लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए है, क्वांटम थोड़े स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है।
स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में ना हम हर जगह चलते हैं, किस पे चलते हैं, एकदम पॉसिबिलिटीज पे। अगर क्वांटम मैकेनिक्स का नाम आया तो दिमाग में फिट होना चाहिए पॉसिबिलिटी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा। पूरी पॉसिबिलिटीज पे खेलनी होती है क्वांटम मैकेनिक्स। एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि वो पार्टिकल है कहाँ पर, तब भी हम फाइंड करते हैं वो पार्टिकल है कहाँ पे। ठीक है, एक तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब एटॉमिक रेंज कह लो, या तो एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक रेंज। अब नहीं क्वांटम में नहीं है रील आने वाली आंट मैन की मूवी, ठीक है, जो आंट मैन है एमसीयू में, उसमें पूरा का पूरा क्वांटम का ही यूज है। इसको पसंद है वो देखे। ठीक है, तो और वहीं पे अगर एक चीज और आता है क्लासिकल में, ऐसा नहीं कि बस क्वांटम ही बनी हो, इससे ही हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बनता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कौन की क्वांटम। तो चलो देखते हैं इसमें दिक्कत क्या आई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, उसको देखते हैं। देखो पहली बात तो इसमें एक जो पॉइंट है, देखते तो फेलर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अब देखो क्लासिकल थ्योरी में हम अभी थर्मल की भी बात कर लेंगे और ईएम की भी बात कर लेंगे। ठीक है, चाहे थर्मल ईएम इन सबको क्लासिकल में लेके चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, जितना भी हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, रमन्स इफेक्ट, were not explained properly by classical theory। देखो ये जितना भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, इन सब में हम लोग एक चीज कभी गौर किया है, कभी देखो पढ़ा तो तुम सब नहीं है, ब्लैक बॉडी भी पढ़ा होगा और फोटो इलेक्ट्रिक भी पढ़ा होगा, इसमें हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये 12th क्लास का ही है। तो इसमें कभी भी डेरिवेशन वगैरह देखते तो हर जगह E इक्वल टू एच न्यू आ ही जाता है। बट E इक्वल टू एच न्यू जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वांटम का कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि क्वांटम में ही हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। डिस्क्रीट मतलब एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एनर्जी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के बीच में आ रही है ना, क्वांटा। तो ये सब चीजें देखो क्लासिकली तो नहीं प्रूफ हो पाई, पर हाँ क्वांटम की हेल्प से हमने इनको प्रूफ किया। अभी क्वांटम इफेक्ट हमको पढ़ना है, रमन नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस पर उतना ध्यान मत दो, बस नाम जान लो। पर लेकिन हाँ रमन अच्छा है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट है, उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, वर नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली बाई क्लासिकल थ्योरी। अब देखो यही जो पहला पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट ये वाला मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये पहला ही पॉइंट जो है सेकंड ईयर में इम्पोर्टेंट है, जिसमें ब्लैक बॉडी तो नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ना है, पर हाँ क्वांटम पढ़ना है। और ये जो ओल्ड क्वांटम, ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी है, ये मैकेनिक्स है। ठीक, और बहुत चीजें हैं इसमें, जैसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, वही जो 12th क्लास में पढ़ाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसी की बात हो रही है, लाइमन बार्मर पार्सन, इस तरीके से ना। फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट इसके लिए आगे हम लोग अपना हाइड्रोजन एटम देखते ही हैं, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। वो अभी नहीं है, बाद में है, थर्ड ईयर में है ये। ठीक है, ये वाला। अभी फिर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं समझा पाया, दिस थ्योरी was not able to explain the stability
ऑफ एटम। देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की ये भी मैं बताऊंगी, बट इसमें नहीं, हाइड्रोजन एटम जब पढ़ेंगे उसी टाइम पे इसको भी चर्चा करेंगे, थर्ड पॉइंट में। और हाँ, एक चीज़ बहुत ये है, इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करोगे कि द स्पेसिफिक हीट, देखो फिलहाल नोट करते जाओ, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब समझना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो तुमको समझ आएगा नहीं। मतलब तुम ये तो पढ़ लोगे कि हमने हाँ इसको क्लासिकली पढ़ा है, बट क्वांटम मैकेनिकली नहीं पढ़ा है तो डिफ्रेंशिएट शायद ना कर पाओ, बट फिलहाल तो पॉइंट लिख लो। द स्पेसिफिक हीट वेरिएशन, ये इस टॉपिक को भी ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब जैम वगैरह में पूछता है कि स्पेसिफिक बताओ टेम्परेचर की कितने पावर पर डिपेंड करता है, ये सब पूछता है। तो द स्पेसिफिक हीट वेरिएशन with the temperature also not explained by the classical theory। ठीक है, इसका अभी खुद ही तुम लोग नोटिस कर लोगे जैसे पढ़ोगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जब पढ़ोगे ना उसमें डेविस टेम्परेचर वगैरह पढ़ना नहीं, इसको नहीं, स्पेसिफिक हीट पढ़ोगे, अभी उसमें अलग ही से पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट, तभी टॉपिक देख लेना, खुद ही उसमें आएगा अपने आप। ये पावर 3 पे डिपेंड करता है टेम्परेचर के। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे क्लासिकली, देखेंगे वो फेल हो जाएगा, फिर उसको फिर से करेक्शन हुआ वो फिर फेल हो जाएगा, और फिर उसको सही करेंगे हम लोग एकदम, तब वो जाके सही होगा। मतलब 3 डेरिवेशन है सोच लो एक ही स्पेसिफिक हीट के, 2 बार गलत हो गए, गलत नहीं हो गए मतलब कुछ कमियां रह गई, गलत नहीं कह सकते, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है, जैसे अल्फा पार्टिकल का निकलना वो भी नहीं समझ में आता, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल can't be explained by classical theory। दिस इज क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी हमको अल्फा पार्टिकल का इमिशन में नहीं बता सकते, जैसे इमिशन के लिए ना एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कुछ लगभग, जैसे मान के चलो 20 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है इसको, बट इसकी एनर्जी होती है 8 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सोचो अगर एनर्जी इतनी ही है तो इतनी एनर्जी लेके ये निकला कैसे। ठीक है, इसको भी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो ये कुछ फेलर्स आए, उसके बाद हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बनी। ठीक है, तो एक साइड पे हमारे सर जो हैं वो काम कर रहे थे, ठीक है, मैक्स प्लैंक, इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया ब्लैक बॉडी के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब एकदम प्रॉपर नहीं बताया, बट उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया E=h। ठीक है, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स समझो शुरू हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आए आइंस्टाइन जी, इन्होंने इसी का यूज करके, ठीक है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी यूज करके, यूजिंग मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, इन्होंने हमको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद कॉम्पटन जी आए, उन्होंने फिर अपना कॉम्पटन इफेक्ट बताया। तो मतलब शुरुआत हुई, मैक्स जी ने शुरुआत की, फिर आइंस्टाइन ने लपेटे में लिया, उसके बाद एच कॉम्पटन सर ने भी उसको फिर यूज कर लिया, उन्होंने भी कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई मेरी ओल्ड क्वांटम। फिर इतना नोट कर लो। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा अगर मैं वो बता देती हूँ पढ़ने के लिए पूरा सीक्वेंस। देखो पहले इंट्रोडक्शन, देखिए ये चल ही रहा है पूरा, ये लेक्चर इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसके बाद हमने पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,
फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अगर एक दो से ज़्यादा क्वेश्चन मिले तो, अगर नहीं मिले तो उसको फिर आगे बाकी सबके साथ देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें वेव नेचर देखना है, ठीक है। टॉपिक जैसे कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। वेव नेचर के साथ ही डी ब्रोगली वेव भी आ जाएगा, और ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसको मत समझना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें भी। वेव नेचर, डी ब्रोगली वेव, फिर डी ब्रोगली वेव हमको देखना है कि अगर थर्मल एनर्जी हो तब, मतलब थर्मल काइनेटिक एनर्जी हो तब कैसी होगी, अगर रिलेटिविस्टिक हुई तब कैसी होगी, अगर नॉर्मल ही एनर्जी हुई तब कैसी होगी। इसके केसेस पर डिस्कस करना है, ठीक है। ऐसे डिस्कस करना है कि भाई तुमसे क्वेश्चन हो जाए। इसके फिर क्वेश्चंस भी देखने हैं, ठीक है, पर क्वेश्चंस अभी नहीं देखेंगे, वेब पैकेट्स के साथ देखेंगे। डी ब्रोगली हो गया, वेव नेचर हो गया। इसके बाद हमारा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, देखो बेसिकली ये भी ना 12th क्लास का ही है, बट इसको भी देखेंगे। उसके बाद वेब पैकेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेब पैकेट में ही हम लोग फेज वेलोसिटी देखेंगे और ग्रुप वेलोसिटी देखेंगे। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस पे 2 स्टार लगा लो चाहे, इम्पोर्टेंट है काफी। जेएम में तो काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, बीएससी में नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना हमारे बीएससी के साथ, बीएससी वाले सवाल तो करवाते नहीं है न्यूमेरिकल अप्रोच, और ना ही कोई प्रोफेसर या टीचर इंटरेस्टेड भी होता है। और पर लेकिन जैसे हम लोग जैम लेने जाते हैं और वहाँ देखो, वहाँ पे भाई न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल पूछते रहते हैं, तो इसीलिए बीएससी वाले बच्चों को उतना अच्छा नहीं हो पाता। बट वहीं पे इंजीनियरिंग जाते तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, मतलब है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा रहता है। अगर तुम आईआईटी के कॉलेज लेते हो और सेंट्रल के कॉलेज लेते हो, अंतर इतना ही है कि हमारे सेंट्रल वाले में ना एकदम डीप पढ़ाया जाता है, विद डेरिवेशन पढ़ाया जाता है, डीप प्लस डेरिवेशन। मान लो आईआईटी जैम हो गया तुम्हारा, उसमें तुम एमएससी कर रहे हो, तो हमारे यहाँ क्या पड़ेगा, एकदम डीप डेरिवेशन पड़ेगा, और वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ये थोड़ा सा अंतर है। अच्छी तो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, कोई शक नहीं है, बट थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते अगर बच्चों से तो अच्छा था। असाइनमेंट वगैरह देते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करवाते नहीं है, तो जिससे बच्चे को खुद से कोई कितना समझेगा जब तक उसे कोई बताएगा नहीं। इसीलिए फिर इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इतना मतलब इतना पूरा होने के बाद प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, 20 तो क्वेश्चन देखेंगे ही, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। वो क्वेश्चंस तुम्हारे इसमें के नहीं होने वाले, मतलब अनसॉल्व वगैरह के नहीं होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के उठाए हुए या चाहे जहाँ पेपर के उठाए हुए होंगे। तो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करना है, तो उसको मैं बाद में शुरू करूँगी, अभी नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ये बस थोड़ा इंट्रोडक्शन था, बताना था कि क्या है क्वांटम, कहाँ से आई, ऐसे ऐसे कहाँ से शुरुआत हुई। अभी तो पोस्टुलेट्स भी देखने हैं क्वांटम के, बट लेकिन अभी पोस्टुलेट्स का कोई मतलब नहीं है जब तक, मतलब अगर पोस्टुलेट्स जानने हो क्वांटम मैकेनिक्स से, तो इसके बाद ही शुरू होगा, मतलब जहाँ से वेव पैकेट खत्म हुआ, क्योंकि वेव पैकेट खत्म हुआ तो तुम समझोगे कि भाई ये वेव पैकेट से ही हम लोग वेव फंक्शन के बारे में समझेंगे, और जब तुम वेव फंक्शन के बारे में समझोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा वेव फंक्शन का ही खेल है पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में। एक वेव फंक्शन भी होती है भाई, उसको नॉर्मलाइज कर दो, उससे मोमेंटम ऑपरेट निकाल दो, या तो फिर उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, सो एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा है हमारा ऑपरेटर, इसको भी सेपरेट अच्छे से पढ़ेंगे ऑपरेटर, ठीक। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और तुम लोग मेरा समस्या समझ सकते हो, जो जो मैंने समझाया कि भाई नहीं हो पाता टाइम से, टाइम लगता है बनाने में, शायद ना कभी छूट जाए, तो थोड़ा वेट कर लेना। पर हाँ, मैं क्वांटम पूरा कंप्लीट कराऊंगी, ये मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।